पेपर की बात करते हैं। पेपर क्या चीज है ना? समझदारी क्या बरतनी है ना, कि हम समझदारी से काफी सारा काम सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखो ऐसा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं, आप पहले तो मैं मोटी मोटी बात करूं आपसे, फिर बाद में धीरे धीरे करके अंदर बात करेंगे। सब्जेक्ट की बात करें पहले तो। सब्जेक्ट में दोस्तों ऐसा है कि मैं कहता हूं कि 120 क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं, मैं इनको परसेंट में देखूं तो कोई 100% यदि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उनके अंदर आप लोगों ने यदि थ्योरी जो पढ़ी है, आपने समझ रहे हो बात, थ्योरी यदि आपकी कंप्लीट है, आपने जितना भी थ्योरी यहाँ डिस्कस किया गया है उसको यदि आपने रिवाइज किया है, या फिर वो आपको समझ आ चुकी है कि हाँ ये इस चीज़ से बनी थी, ये इस चीज़ से बनी थी, ये आपको स्पष्ट सीधी समझ में आ चुका है, और ये क्वेश्चन जो आप कर लिए हैं आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के, सुन रहे हो क्या? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ। फोर्थ लेवल कर लिए तो वो भी और भी अच्छी बात है। फोर्थ लेवल कर लिया, थोड़ा सा और आगे किसक जाना। यदि तुमने ये सब कुछ कर लिया है तो प्लस आपके फर्स्ट एंड सेकंड लेवल की बात बोल रहा हूं, 90% क्वेश्चन का टाइप, 90% क्वेश्चन का टाइप इससे बाहर नहीं है, और इससे बाहर ना होने के साथ साथ 70% में तो आपको एज इट इज पाया जाएगा। सुन रहे हो क्या? 70% क्वेश्चन में तो आपकी थ्योरी जो हम बोलते हैं, यहां मुंह से हमने बोला है, हमने जो डिस्कस किया है, राइट, या जो हमने थ्योरी में लिखा है, या जो समझा है, या जो क्वेश्चन ने बोला है, या क्वेश्चन तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकंड लेवल में है, एज इट इज 70% क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, ओके, राइट। ये तो मैं मोटी मोटी आपको बात मैंने बताई कि ऐसा होने वाला है, पक्का। आगे चलें। 70% एज इट इज, बचे हुए ये जो 20% का गैप है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज तो वही होंगी, बट नए तरीके से नई लैंग्वेज सामने परोसेगा, ठीक है, बट ज्यादा टफ नहीं करेगा। टफ की बात नहीं है, क्वेश्चन तो उसी लेवल के रहेंगे, ठीक है, बट एक बात कहेगा, यदि किसी की आंखें और कान दिमाग खुला था क्लास में, और वहां एग्जाम के अंदर दिमाग यदि खुला रहेगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी इन 20 क्वेश्चन को अलग नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं, ये हमने डिस्कस कर चुके, हम क्लास में ही डिस्कस कर चुके, उसको ऐसा महसूस हो जाएगा। तो हमारा तरीका उसका अलग रहेगा। क्या रहेगा? उसका वे अलग रहेगा। सुन रहे आप लोग? वे अलग रहेगा, बाकी चीज वही है। ओके, मैंने कहा 90% क्वेश्चन का जो टाइप है वो उसी प्रकार का होगा, लेकिन 70% एज इट इज होगा, राइट, और 20% ये जो है वो उसमें उसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज होगी। पहले आगे से कहना शुरू किया था, उसकी बार पीछे से कहेगा। किसी के अंदर जैसे अभी हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि साहब एरिया दे रखा था तो रेडियस पूछ लिए, अब की बार रेडियस दे गया तो फिर एरिया पूछ लिया, ऐसा उल्टा पुल्टा करेगा इनके अंदर। सुन रहे हो क्या? कुछ नया करेगा, कुछ नया डालने की कोशिश करेगा, उसको अधिकार भी है ऐसा करने का, वो करेगा, राइट। अब मैं तुम्हारे इस गैप के पास चलूं 10% जिसकी मैंने बात कही कि सर वो कैसा होगा। वैसे तो समझदार व्यक्ति की तरह तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कर लो, फिर भी कर लो। इसके अंदर जो अगले 5%, 4 से 5% क्वेश्चन जो है, वैसे तो ये सारे के सारे स्पीड ब्रेकर होंगे। सुन रहे क्या? इनको बनाया इसीलिए है कि ये स्पीड ब्रेकर हो, कि तुम कोई व्यक्ति जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एक कर लिया, दो कर लिया, जैसे मोटिवेट हुआ, धड़ाम से क्वेश्चन सामने ऐसा आएगा कि उसको ले ढलेगा। सुन रहे बात? वो आपको
आपके मतलब आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए वहां पे आएगा कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, राइट। स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो जानबूझ के बीच बीच में डाले जाते हैं, इसी प्रकार से डाले जाते हैं, राइट, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने होगा। अब मैं बात करूं कि ये जो 10% है, इनमें से 5% क्वेश्चन है वो आप ये कह लो कि वैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के में भी होंगे, लेकिन इसमें ये 5% क्वेश्चन में ये है कि आपको सब कुछ ही नया लगेगा। सब कुछ ही क्या लगेगा? नया लगेगा, कोई नई बात कर रहा है ये, राइट। और कोई व्यक्ति उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के जैसे ही अंदर जाएगा तो उसको पता लगेगा कि नया नहीं है, हमारी ही बातें कर रहा है। सुन रहे हो बात तुम्हारी करेगा, लेकिन लैंग्वेज और कहने का तरीका टोटल न्यू होगा, कंप्लीट ही नया होगा। इसलिए बाहर से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकेगा कि वो तुम्हारा ही क्वेश्चन है, तुम्हारा ही पढ़ा हुआ है, ओके। बाकी पढ़ा हुआ तुम्हारा है और रहेगा, क्लियर, ओके। फिर इसके बाद में अगले 5% क्वेश्चन जो है उसके अंदर नएपन करने के साथ साथ ऐसी ऐसी लैंग्वेज, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेगा जो भी तुम्हारे लिए नए होंगे। अब यदि उस वर्ड का मतलब भी तुम्हारे नहीं पता नहीं होगा तो तुम्हें वो अंडरस्टैंडिंग से बाहर, मतलब अंडरस्टैंडिंग आएगी ही नहीं, तुम समझ ही नहीं पाओगे। और जब तक समझ ही नहीं पाओगे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा ही क्वेश्चन था वो, ओके। ये गेम वो रहेगा, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। इसलिए इन 5% क्वेश्चन के बारे में तो ये कह दिया जाता है कि इनको तो तिलांजलि दे दी जाए पहले से, राइट, ओके। ये कहानी, ठीक बात। उन क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक अच्छे लेवल का आईक्यू लेवल रखना पड़ेगा, हमें अच्छे लेवल की बात करनी पड़ेगी, गहराई में उतरना पड़ेगा सब्जेक्ट के, राइट। तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उससे पहले सॉल्व नहीं होंगे, राइट। समझ गए? ये मोटी मोटी बातें हैं, ऐसा होने वाला है, राइट, पक्का। अब आओ, अब इनको हम अंदर से खोल के देखते हैं कि कौन से चैप्टर तो इजी है, कहां कहां तुम्हारे पास इजी क्वेश्चन आएंगे और कहां कहां तुम्हारे पास टफ आएंगे। क्योंकि ये जो 10% क्वेश्चन से हमें बचना है, किनारा करके निकलना है, ठीक है, ये हमारा टाइम खराब ना करे, तो हमें कई प्रकार की समझदारी यूज करनी पड़ेगी। एक तो सब्जेक्ट की समझदारी, राइट, ठीक है। एक उसको रीडिंग की समझदारी कि रीडिंग में टाइम कितना लग रहा है, मेरी बात सुन पा रहे हो। एक मूल मंत्र, सबसे पहला मूल मंत्र तो ये होगा कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में, किसी क्वेश्चन को पढ़ने में यदि आपका 3 सेकंड 4 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट फेज में आप हर क्वेश्चन के फेज कर दोगे अलग से कि फर्स्ट जो अटेम्प्ट करने जा रहे हो, पहली बार जो पेपर को रीड करने जा रहे हो, तो वो पहली बार के रीड के अंदर कोई क्वेश्चन उसी को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आंखों से दिखाई देगा, अरे देगा नहीं देगा, दिखते पता लग जाएगा कितना लंबा है और कितना पढ़ने में टाइम लगेगा, बोलो। तो वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो 3 से 5 सेकंड में तुम पढ़ पाओ और समझ पाओ। और इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यदि है कि तुम्हें लग रहा है कि इसको तो पढ़ने में 1 मिनट चाहिए मुझे और नई सी बातें कह रहा है, समझने में तो 2 मिनट चाहिए, उन भाई साहब को पहले नमस्ते कह लेना। सुन रहे हो क्या, राइट। ये सेकंड फेज में देखेंगे हम, फर्स्ट फेज में नहीं। फर्स्ट जो हमारा नंबर रहेगा उसके अंदर हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि जो कि कितने लाइन के हैं, 1 लाइन 2 लाइन मुश्किल से, राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, राइट, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट रिलेशन। सेट रिलेशन में वो एक क्वेश्चन है जो बड़ा है, वो एक क्वेश्चन बड़ा है, वो ना ABC 3 देगा, मैथ्स, फ्रेंच वगैरह, ऐसा एक क्वेश्चन मैं सोल्व करा दूंगा, आप देख लेना इसमें है आपके पास, नहीं हो तो अभी मेरे को बताना, लेके जाना आप क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो वो ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 3 क्वेश्चन आते हैं एक में 3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, राइट। और एक आदमी और सोल्व करा दूंगा, थर्ड लेवल में पढ़े, ठीक है, ओके।
तो उसमें पढ़ें, मैं दिखा दूंगा तुम्हें भी, है ना। कुछ एक जो प्रोबेबिलिटी, थर्ड लेवल में से आप प्रोबेबिलिटी और ये स्टैटिस्टिक्स और ये सेट रिलेशन पढ़ लेना, ठीक है। मैं उसके चैप्टर की कॉपी दिला दूंगा तुम्हें भी, सारी तो नहीं दिलाएंगे, ठीक है, पर वो 2-3 चैप्टर पढ़ लेना, या 2-3 क्वेश्चन ही सोल्व करना, तुम ज्यादा मत करना, राइट। आओ, तो मैं एग्जाम्पल की बात बोल रहा हूं, ठीक है, कि कौन से टॉपिक हैं जिनमें की ये संभावना है कि डायरेक्टली 1-2 लाइन के क्वेश्चन बनेंगे। भाई ट्रिग्नोमेट्री में तुम चले जाओ वहां पे कैलकुलस में चले जाओ, समाकलन होगा, अरे कैलकुलस में चले जाओ, इंटीग्रेशन की बात करो, 1-2 लाइन के होंगे, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, राइट, क्योंकि वो टॉपिक इतना बड़ा बनाता ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है, पहले उन पे मारो, क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग उसकी स्पीड ब्रेकर में फंसो और मरो। तो आप तो ऊपर से स्किप कर दो उसको, ऊपर से हवा में जंप लगा लो, बाहर चले जाए, आए नहीं तेरे पास हम लोग, राइट। पहला तरीका, 3 से 5 सेकंड में पढ़ने वाले, पढ़कर समझने वाले, सोल्व होने में चलो कोई बात नहीं, और 10-15 सेकंड लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में तो आ जाए। अब कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि पढ़ने में समझने में 1-8 मिनट खा गए, तो फिर उसको छोड़ने का क्या फायदा, टाइम तो खाली है ना उसने। मुद्दा वही है, समस्या क्या होती है, स्टूडेंट देखता जाता है, समझता जाता है, नहीं समझ में आया फिर छोड़ता है, तो फायदा क्या हुआ, अरे उसको छोड़ने का क्या फायदा हुआ, टाइम तो खाली है ना उसने, ठीक है, और डिमोटिवेशन हो देगा साथ में, ये नहीं आ रहा, राइट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये कोई क्वेश्चन, जैसे आप व्यक्ति क्वेश्चन सॉल्व करता है, तू उठा ले परेशान मत, उठा परेशान मत, ले अब बैठ आराम से, परेशान हो रहा है यार उसकी वजह से, ठीक, या तो पूरा उठा ले या फिर छोड़ उसको, लाओ, ठीक है। तो देखो तुम शांत रहो थोड़ा सा, है ना, हाँ, कुछ बात बताता है मैं क्या बोल रहा था, क्या बोला था, देखो सिंपल बात है, यदि कोई नेगेटिव मेमोरी हमारे पास है, राइट, तो वो जल्दी से नहीं निकलती, पॉजिटिव जल्दी से निकल जाती है, क्योंकि इंसान के, आज के इंसान की रोने के प्रति इच्छा ज्यादा रहती है, वो रोना ज्यादा चाहता है, जैसे कि बनाए रोने के लिए है, राइट, दूसरों की सिंपैथी जुटाने के लिए बैठा है, कोई आए और मेरे को कहे उसके लिए बैठा है। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है कि नेगेटिव चीज ज्यादा देर तक बची है, आज की बोल रहा हूं, वैसे है नहीं ये प्रवृत्ति, फाइनल तो पॉजिटिव ही बनी रहती है, ठीक है, लेकिन कोई आ गई ना तो जल्दी से निकलती नहीं, क्लियर। तो इसका कारण यह है कि आए नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर से चले जाएंगे, और उन क्वेश्चन को बाद में देखेंगे कि जब हम 60-70 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे, 60 इस तरीके से चलोगे ना, 60-70 क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व होंगे, 60-70 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ना, ठीक है, तो तुम्हारे को वो मोटिवेशन दे देंगे, अब तो फिर तुम सेकंड फेज में चले जाओ, फिर देख लो कोई बात नहीं, फिर वो लड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उसको टकराने के लिए एक दूसरा पॉजिटिव चीज है तुम्हारे पास, राइट। ये कहानी है, इस बात का ध्यान रखना। एक दूसरी चीज तुम याद रखना, अभी मैं चलो अभी बताता हूं, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये मेमोरी की बात सामने आ गई ना, इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और यदि वो क्वेश्चन, कई बार ऐसा भी होता है कि हो गया और सही हो गया, ज्यादा सही हो गया या थोड़ा बीच में रह गया, फिर भी उसकी कुछ ना कुछ मेमोरी अगला क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आगे तक नहीं पहुंचे, तब तक यहां तक टेलती रहती है, वो मेमोरी यहां चलती रहती है, उसमें अच्छा यार, उसमें क्या पता यार वो हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, मतलब ऐसी चीजें चलती रहती हैं, और हम पढ़ दूसरा रहते हैं। ये सबसे बड़ा सत्यानाश है, तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अपने आप को यदि 100% वहां नहीं दे रहे, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो उसके चक्कर में उसका भविष्य खराब हो रहा है उस क्वेश्चन का, और वो फिर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, सुन रहे हो बात, फिर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो सारा काम खराब करेगा, दूसरा डिमोटिवेशन देगा, अरे एक डिमोटिवेशन उसको मारता है, वो फिर ना पढ़ाता है, वो ताजा बन के फिर तो राक्षस हो जाता है। ये कहानी, इसलिए शुरू से बचो। इसका इलाज क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ तो बिल्कुल निम होके दूसरे पे आ जाओ कि पहले मैं देखा ही नहीं, दुनिया जानता ही नहीं, मैं तो मेरे लिए तो यही पहला और यही लास्ट। ओके, दुनिया वहीं से शुरू है वहीं पे खत्म। इस प्रकार की भावनाएं लेके आओ। नहीं तो बीच में की प्रक्रिया सबसे बेस्ट है, आराम से लंबा श्वास लो, लंबा छोड़ो, नए तरीके से उसको देखो, 100% उसको देखो। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम बहुत बड़ा गेम है। तो जानते हुए समझते हुए सब सारा नॉलेज तुम्हारे पास होते हुए भी सक्सेस नहीं होते, इसका कारण सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड है। इसको तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। और ऐसे ऐसे तरीके से आता है, ये 1000 तरीके हैं तुम्हें भटकाने के। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, 1000 तरीके भटकाने के, 1000 तरीके से भटक जाता है इंसान, पता नहीं चलता उसको। तो वहां बता रहा व्यक्ति एक समस्या सोल्व नहीं होती, दूसरी समस्या में फंस जाता है, उसको खुद को पता नहीं था वो फंस गया। राइट? वो तो फिर बाद में बैठकर दार्शनिक विचारधारा से जब बात करे तब पता लगता, नहीं तो बड़े बड़ों को पता नहीं लगता। लोग ये 2-2, 4-4, 5-5 साल ये कंपटीशन में धक्के खा रहे हैं। किस कारण से खा रहे हैं? इसी कारण से खा रहे हैं क्योंकि इनके साथ वो क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे और कोई समझाने वाला उनके पास है नहीं। सबसे बड़ी बात यही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय ये विचार वाली चीजें हैं। ठीक है, तुम एक बार विचार करोगे, क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे, 10-5 क्वेश्चन सोल्व करो, तुम्हारी आदत चेंज हो जाएगी, कोई बड़ा मैटर नहीं है। और फिर ये चीज याद भी आएगी तुम्हें। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे साथ। ओके, अरे बात यही तो है कि तुमने मन से गलत को गलत एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो गलत भाग जाएगा, फिर क्यों रुकेगा तुम्हारे पास। लेकिन तुमने मन से उस गलत को गलत माना ही नहीं है। गुरुजी ने तो कह दिया, पर तुमने नहीं माना कि ये तुम्हारी गलत आदत है क्या, तो फिर वो तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, फिर तो तुम्हें छोड़ क्यों जाएगा। क्लियर? इसलिए तुम्हें बैठ के देखना पड़ेगा। तुम बैठ के क्वेश्चन सोल्व करो, तुम्हें पता लगाएगा कि साहब जो है कि वो वास्तव में तुम्हारे पास कुछ ऐसा है क्या। राइट? और है तो तुम उसको दूर करो। और वो तो ये सिंपल तरीका है कि तुम 100% एक जगह जाकर काम करोगे तभी रिजल्ट आएगा। वो तो साथ सत्य है, तो उसकी प्रैक्टिस करो अच्छी से अच्छी। यहां अब देखो, ये बात हुई पहला तरीका उस आफत से बचने का। पहला जो फेज होगा, उस पहले फेज के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, 3 से 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में आ जाए, ऐसे कोई पढ़ेंगे, बाकी को तो पढ़ेंगे नहीं। जो लंबे है ना, उनको बचाओ, वो कितना इजी हो, पढ़ेंगे नहीं। राइट? क्योंकि पढ़ने के बाद में पता लगता है कि समझ में आया कि नहीं आया। और पढ़ने में यदि आधा 1 मिनट खा गया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने में खा गया, तो फिर वो तुम्हारे लिए लफड़े का सौदा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, तो बात की बात है। लेकिन तुम उसको जाओ ही क्यों? तुम तो पहले उनका काम करो। सबसे बड़ी लफड़ा है कि ये जो 10% क्वेश्चन है, इनके चक्कर में वो 90% का भविष्य खराब नहीं करना। बात ये है, क्योंकि सिलेक्शन वो दिलाएंगे, ये नहीं दिलाएंगे, इनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होना है। ओके, सिलेक्शन उनकी तरफ से होना है। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर अच्छे लोग, यूपीएससी पूरा साइकोलॉजिकल बेस्ड पेपर बनाती है कि व्यक्ति सोचता क्या है, उसकी सोच के साथ साथ यूपीएससी चलती है। वो पहले आपके साथ साथ चलेगी और धड़ाम से उसी प्रकार से ले जाएगी, लेकिन जो आपकी सोच है वो रिजल्ट नहीं देती, इसलिए वो आंसर गलत हो जाएगा। राइट? ये कहानी है। ओके, ध्यान रखा जाए। तो ये बात है। अब इसके बाद फर्स्ट फेज, 3 से 4 प्रकार के, 3 से 4 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन। अब हम हमारी सब्जेक्ट की बात कर लें। किसकी बात कर लें? सब्जेक्ट की बात कर लें। तुम्हारी उसको उठाओ, हाँ ये ले लो, बिल्कुल ये होता है ना, क्या नाम बोलते हैं, इंडेक्स को उठा लो सब लोग। मैं यही बता देता हूं कितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से, मोटा मैं आइडिया तुम्हें यही देता हूं। ठीक, पहला टॉपिक 2 से 3 क्वेश्चन, और उसमें 2 से 3 क्वेश्चन। प्रोग्रेशन 2 से 3 क्वेश्चन। सैम चलने दो सैम, बाइनोमियल थ्योरम 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2 से 3 क्वेश्चन। नहीं, मैट्रिक्स 2 से मिला के तो 5 से 6 क्वेश्चन मानो, दोनों मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में मिला के 5 से 6 क्वेश्चन। लॉग में 2 क्वेश्चन। अब इसको देखो, ये जो अलजेब्रा है, समझ रहे बात, ये इसके क्वेश्चन छोटी लैंग्वेज में आए या बड़ी लैंग्वेज, अब दूसरी फेज में भी काम आएंगे तुम्हें ये।
दूसरी फेज में तुम लोग उन क्वेश्चन को देखोगे कि जिन चैप्टर के क्वेश्चन जनरली सरल ही आते हैं। सेकेंड फेज में जो तुम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करोगे, एक दो लाइन के जो है सारे, और बड़े क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन है तो किन चैप्टर के उठाओगे? कंप्लीट अलजेब्रा, राइट। एक सेट एंड रिलेशन का यदि फंक्शन के साथ में कोई क्वेश्चन कहता है, ठीक है, तो वो लफड़ा करेगा। तो जहां तुम्हें सबसे बड़ा लफड़ा होने की संभावना है, सबसे बड़ा हार्ड क्वेश्चन आने की संभावना है, एक तो फंक्शन लिखो, हार्ड वाले मामले में फंक्शन और प्रोबेबिलिटी। फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, राइट, जिनमें कि टफ क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, और आएंगे, कम आए भले लेकिन आएंगे, राइट। अब प्रोबेबिलिटी का मामला क्या है? प्रोबेबिलिटी में 10 से 12 क्वेश्चन है, तो टफ सिर्फ 2 ही आएंगे, सारे नहीं आएंगे। टफ सिर्फ 2 आएंगे, 2 तो आएंगे। 10 सरल क्वेश्चन है, 2 हार्ड क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी कंप्लीटली इजी है, 10 से 12 क्वेश्चन है, कुछ भी लफड़ा नहीं है, कुछ भी हार्डनेस नहीं है, ओके, बिल्कुल। सांख्यिकी के नंबर तो फ्री के नंबर है तुम्हारे लिए, मानो कि तुम्हें पास करने के लिए बैठे, और प्रोबेबिलिटी के वो 10 क्वेश्चन फ्री के नंबर है। और हां, पीएनसी के 2-3 क्वेश्चन, पीएनसी की 2-3 क्वेश्चन, राइट। प्रोबेबिलिटी में वो जो 10 क्वेश्चन है वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जैसे ही बड़ा क्वेश्चन हो, 10-5 लाइन का हो, राइट, ठीक है, उसको तो लास्ट में ही पढ़ना, समस्या वहां पे होने की संभावना हो सकती है। और यदि छोटे क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी का छोटा क्वेश्चन में भी हार्ड बन सकता है, तो उसकी बात तो यह है कि वो तुम्हें अनजानी दुनिया ही लगेगी। सुन रहे हो क्या? वो दुनिया ऐसी लगेगी जिसको तुम जानते ही नहीं। वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जानते ही नहीं। अब जब उसमें जानते ही नहीं तो उसको तो वैसे नहीं पढ़ा, ओके। तो ये 2 पहचान है प्रोबेबिलिटी के हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मामला ये है कि हम इनको छोड़ तो सकते हैं नहीं। किनको? यार 10 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन सरल भी तो है। तो प्रोबेबिलिटी का मामला है, एक तो बड़ा क्वेश्चन तो लंबा लिखा हुआ हो, 10-5 लाइन का लिखा हुआ हो, 8-8, 10-10 लाइन के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। 8-8, 10-10 लाइन का क्वेश्चन है तो उसको तो बाद में पढ़ना, वो तो पहले नियम के, तो थर्ड फेज की बात आएगी वो तब, ठीक। मैं अभी सेकंड फेज की बात कर रहा हूं। फर्स्ट फेज में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन। अब सेकंड फेज में ये जानकारी काम आएगी आपको कि कौन कौन से चैप्टर में क्वेश्चन इजी ही आते हैं। स्टैटिस्टिक्स इजी ही आता है, उसको क्वेश्चन को कतई छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई लैंग्वेज नहीं मिल जाए, तुम्हें ऐसा लगे तो फिर बात अलग है, उसको छोड़ देना, ठीक है, बाकी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत है सेकंड फेज में। क्लियर? ओके। और कैलकुलस कंप्लीट इजी है, एक लिमिट को देख लेना, लिमिट में एक क्वेश्चन टफ हो सकता है। लिमिट का जो टॉपिक है उसमें एक क्वेश्चन टफ हो सकता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, राइट। लिमिट वाले मामले में, और लिमिट के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा होंगे, राइट। 4 से 5 क्वेश्चन होने की संभावना है अकेले लिमिट में, राइट। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी दोनों को मिला, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों में 2 से 3 क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों को मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन है, राइट, ओके। अब चलो वापस कहां थे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट इजी है, ट्रिग्नोमेट्री आपको कतई प्रॉब्लम नहीं करेगी। हाइट एंड डिस्टेंस भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के श्योर है, 3 आ जाए तुम्हारी किस्मत, ओके। 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के, और 2 क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और 3 क्वेश्चन इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और 2 क्वेश्चन उसके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के, राइट। हाँ, एक आध क्वेश्चन हमेशा वेरी करता है, इस बात का ध्यान रखना। 1-2 क्वेश्चन का हमेशा ही वेरी रहता है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है उनमें 1-2 क्वेश्चन का वेरी करेगा। अलजेब्रा में भी कंप्लीट में भाई कभी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ज्यादा दे दिया तो उधर से कम करेगा, उधर से इसमें करेगा, ये रहता है। बाकी स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी दोनों चैप्टर जो है वो महान चैप्टर है पूरे सिलेबस के अंदर, राइट। सांख्यिकी कंप्लीट इजी है, और प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी में 10 क्वेश्चन इजी है, 2 क्वेश्चन टफ है।
तो उनको पहचानने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, राइट। छोटा क्वेश्चन होगा और ये तो टफ होगा भाई, 2-4 लाइन का क्वेश्चन है, टफ है, तो तुम्हें देखते ही सेकंड फेज में काम में लोगे इसको, तो देखते ही तुम्हें लगेगा कि सब ऐसी कोई बात तुम जानते ही नहीं, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हैं ये, राइट। तो वहीं पे स्किप कर देना, 1-2 लाइन में स्किप कर देना, राइट, वही समझ जाना, ठीक। बाकी तो ये बातें जो तुम सॉल्व कर चुके हो ना, ऐसी बातें बोलेगा, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो ना, ऐसी बातें बोलेगा, तो आराम से सॉल्व करके निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये पहचानने के वे हैं, तरीके। फंक्शन की बात करेगा, फंक्शन का क्वेश्चन छोटा होगा, 2-3 लाइन का भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। फंक्शन के क्वेश्चंस को पहले देखना ही नहीं है, फर्स्ट पेज में भी फंक्शन क्वेश्चन को नहीं डालना है, ओके। फर्स्ट पेज में भी जो है इस क्वेश्चन को नहीं डालना है, पक्का। फंक्शन को बिल्कुल नहीं डालना, फंक्शन के 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, ओके। ये तो फर्स्ट पेज में फंक्शन को डालना, सेकंड पेज में देखना फंक्शन को, ठीक, ओके। जो है वो स्पष्ट दिखेगा, और फंक्शन के क्वेश्चन में भी 1 या 2 क्वेश्चन की संभावना रहती है टफ की। देखो फंक्शन का प्रोबेबिलिटी में टफ की संभावना ज्यादा रहती है, और कई बार क्या होता है फिर कुछ मिक्स चैप्टर बनाता है वो। अब जैसे एपीजीपी है, एक बार एपीजीपी को फंक्शन में डाल के क्वेश्चन बना दिया, वो फंक्शन का भी हो गया, एपीजीपी का भी हो गया, राइट, ठीक है। तुम्हें लग रहा है एपीजीपी का है, बात वो फंक्शन की थी, इसलिए उसने टफ बनाया, राइट। ये कहानी तो हमें इन बातों का ध्यान रखना। चलो आगे चलो, और कहां का 2D में सारे एज ही हैं। 2D में 1-2 क्वेश्चन, 1-2 सॉरी चैप्टर लो अलग अलग। 2D कंप्लीट है ना, देखो इसमें मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट 2D में। 3D में 2-3 क्वेश्चन मान लो, वेक्टर में भी 2-3 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में 2-3 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में 2 क्वेश्चन ही मानो, ज्यादा नहीं, है ना। इंटीग्रेशन में भी सारे जो पार्ट है ना, जो वही 2-3 क्वेश्चन का वेट है सब में। डेफिनेट इंटीग्रल में भी 2-3 का है, लेकिन ये क्या करेगा, वो एरिया अंडर द कर्व और उसको मिलाकर थोड़ा और ज्यादा कर लेगा। 2-3 मान लो सब में। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 2 क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन तो वो सीधा देगा डिग्री गिरी वाला, वो तो डिग्री कोटी वाला डिसाइड करने वाला, एक क्वेश्चन तो सीधा आएगा वो, राइट, ठीक है। और एक क्वेश्चन वैसा देगा कि उसका सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसा आ जाएगा, राइट, या उसको सॉल्व करने वाली बात देगा, बस इतनी सी बात। हाँ क्या नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तुम्हारी एग्जाम में, नहीं लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। वो जो बात है वो बात ही अलग है, बता रहा हूँ, लेवल हमारा कुछ और है, उसको कुछ तुम्हें 11-12 में पढ़ते हो वो कुछ और है, यहाँ कुछ और है, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अब वो तुम्हें पहचानने में नहीं आ रहा तो फिर बात एक अलग है। वो कह रहा है साहब किसको रिप्रेजेंट करता है, अब नहीं पहचानने में आ रहा तो कोई क्या कर सकता है, वो उसको टफ नहीं कहते, वो तो तुम्हारी सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, उसका कोई क्या करे, वो उसके कारण से टफ लग रहा है, वो तो देखो पर्टिकुलर पर्सनल मैटर तुम लोगों का। मैं ये बात मानते हुए ये सारी बात बता रहा हूं कि तुम्हें कंप्लीट थ्योरी और फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए मैं, सुन रहे हो क्या, ये बात मानते हुए ये बातें डिस्कस की जा रही है, ओके। और यदि ये है तो ऐसा ही होगा, राइट, ठीक है। हाँ अब बताओ, बाइनरी नंबर 2 क्वेश्चन, बाइनरी नंबर 2 क्वेश्चन आएंगे, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 क्वेश्चन समथिंग मान के चलो आप, राइट, ऐसा मामला इसका रहेगा, समथिंग, ठीक। और मैं जो आपको बात बता रहा, अब इधर आओ, उधर आओ, पर्सनल डिस्कशन में मत चलो, पर्सनल डिस्कशन में चलो। देखो कोई भी, ये सेकंड फेज की बात होगी, फर्स्ट में तो वो अटेंड करोगे, बाकी को देखोगे भी नहीं। फर्स्ट में तो इतना ही देखना है कि 2-3 लाइन के क्वेश्चन है कि नहीं, और 2-3 लाइन के क्वेश्चन में आप इनको छोड़ देना, किसको, फंक्शन वाले चैप्टर को छोड़ दो, फंक्शन, हाँ
फंक्शन को छोड़ देना, और प्रोबेबिलिटी का 2-3 क्वेश्चन का 2-3 लाइन का आएगा ही नहीं, वो तो बड़ा थोड़ा सा बड़ा आएगा, राइट। और लिमिट को छोड़ देना फर्स्ट फेज में, ओके। फिर सेकंड फेज में इनको काम में लेना, तो दिक्कत होने की संभावना ही नहीं। रही बात थर्ड फेज, फिर इसके अलावा बचे, तो फिर थर्ड फेज में जो बच्चे में तुम्हारे पास टाइम मिलता है, थर्ड फेज के लिए तुम्हारे पास टाइम मिलता है, तो फिर सारे देखना है, छोड़ना क्या है, नहीं, ओके, फिर तो सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक। ये तरीका रहता है उनको अटेम्प्ट करने का, राइट, ताकि ये टॉपिक आप वो कोई समस्या आपके सर पे ना आएगी नहीं। भाई फर्स्ट लेवल पे आप फर्स्ट फेज को पूरा कर लिया ना आपने, तो कम से कम भी आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो आपके सोल्व हो जाएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कटौती इतनी निकलती है तो तुम एक कॉन्फिडेंस से आगे निकल जाओगे। क्या मैं क्या करूँ, फर्स्ट फेज ही क्लियर हो गया तो ही काफी आगे निकल जाओगे, फिर भी टाइम बचेगा। सेकंड फेज का आधा करोगे, सेकंड फेज को पूरा ना करोगे, आधा भी करोगे तो भी काम तुम्हारा होना ही है। तुम तो इतनी उम्मीद चाल रहे सेकंड फेज आधा हो गया तुम्हारा, फिर भी काम हो गया तुम्हारा, टाइम मिलता तो पूरा करना, टेंशन की बात ही नहीं। तो होगा क्या कि 2.5 घंटे तुम्हारे पास है ना, फर्स्ट के 1 घंटे में तुम फर्स्ट फेज कंप्लीट कर दोगे, इस तरीके से चला दो। फर्स्ट के 1 घंटे में फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लोगे, और अगले 1 घंटे में सेकंड फेज, थर्ड फेज के लिए आधा घंटा बचेगा तुम्हारे पास। और इस तरीके से नहीं चले, बीच में क्वेश्चन को पढ़ के टाइम खराब कर लिया, तो फिर बातें कर लेंगे। टाइम खराब नहीं करना, मुद्दा यही है, ओके। अब सुनो कहानी, मेन कहानी जो है, ये होने के बाद, ये तो सब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट की समझदारी थी ये। अब बताओ इस काम को करेगा कौन, इस करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सुन रहे हो बात? अब ये भाई साहब है, इनके साथ लफड़ा है, इनके साथ बैठ के बात करो, मुद्दा तो यही है। अरे तुम्हारे पास इस काम को पूरा करने के लिए जो मशीन है, उस मशीन को एक्टिवेट करने का काम करो। उस मशीन को एक्टिवेट कैसे किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा ये गुणवत्ता से काम आए। अरे है कि नहीं है? तुम कई बार महसूस करते हो कि एक दिन होता है, तुम सब जानते हो, तो उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस कम होता है, किसी दूसरे दिन परफॉर्मेंस अच्छा होता है, राइट, ओके। तो तुम्हें कुछ ऐसी व्यवस्था लेके चलनी है कि उस दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हो, अपने आप को तैयार करके चलना। ये तो सब्जेक्ट की बात थी, सब्जेक्ट का तो हो गया मामला। और ये बातें जो मैं कह रहा हूं ना, ये हर किसी सब्जेक्ट में है, मैं ओनली मैथ्स की नहीं कह रहा, हर किसी सब्जेक्ट में है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ टॉपिक का तो मैं नहीं बता सकता किसमें क्या आता है, ठीक है। बाकी ये जो 3-4 लाइन के क्वेश्चन, 3-4 लाइन का क्वेश्चन का जो सिस्टम है, वो इंग्लिश में भी वैसा ही आएगा। सुन रहे हो बात? इंग्लिश में जो पैसेज आता है उसको पहले कभी मत पढ़ना, नहीं वो है लबड़ा करता है वो, राइट। इंग्लिश के पैसेज को पहले कभी मत पढ़ना। बाकी जो छोटे छोटे लाइन के क्वेश्चन होते हैं ना, ग्रामर के, जो सिंपल टोटल ग्रामर है, वो पढ़ो आराम से, पहले उनको सल्टाओ, सल्टाने के बाद में फिर आना तो खैर है ही। और पैसेज में भी इतना घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक पैसेज में आते हैं तो एक क्वेश्चन टफ आता है, बाकी सरल आता है। ये तरीका है, जनरल यही नियम है। एक क्वेश्चन तो आएगा, उसमें तो वो पूछेगा, बात ही कुछ ऐसी पूछेगा, राइट। और तुमने ये सिनोनिम्स वगैरह इनकी जो वोकैबुलरी की स्टडी कर रखी है, तो फिर नहीं, प्रॉब्लम नहीं करेगा, ऐसी कोई खास बात नहीं। दूसरी चीज, इस बात का ध्यान रख लेना कि जैसे हम लोग बात ये कहते हैं कि सब्जेक्ट प्रैक्टिकली महसूस होना चाहिए। कोई क्वेश्चन यदि आपको ग्रामेटिकली समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रामर के अनुसार क्या होना चाहिए, तो उसको आप अप्लाई करके देखना दैनिक लाइफ में, तो वहां समझ में आएगा कि वास्तव में ये भूतकाल में बन रहा है या भविष्य में बन रहा है या कहाँ बन रहा है, सब समझ में आएगा। और उस सिचुएशन में डाल के देखना तो सब पता लगेगा कि वो कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव, वोगेटिव और 1000 प्रकार की सारी समस्याएं समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी पेपर अप्लाइड बनाता है। यूपीएससी तो खुद ही कहता है कि बाबू हम कहाँ हार्ड देते हैं, हम तो दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन तुम प्रैक्टिकली उतर के तो देखो, तुम तो किताबों में घुसे पड़ो, राइट। तुम्हें तो नियम याद है, नियम रट रखे हैं तुम लोगों ने। अब नियम से काम थोड़ी है, उस काम को तो करके देखना पड़ेगा। जो इस काम ने यूटिलाइज किया है व्यक्ति ने, काम करके देखना पड़ेगा, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो नियम पढ़े ना पढ़े। तभी तो अपन शुरू से सिद्धांत ये लेकर कि तुम फॉर्मूले पढ़ो ना, तो बात को समझ जाओ, बात क्या रहा है, बात को समझ गए ना तो कोई इश्यू आएगा ही नहीं कभी, राइट। ये
हर किसी सब्जेक्ट में ध्यान रखना। वहां तुम उनकी बात करोगे, जीके वगैरह तुम्हारी वो बात करोगे, ज्योग्राफी वगैरह जो है, ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छी खासी आती है तुम्हें, तो वहां पर भी यही कहानी है। क्वेश्चन को तुम अप्लाई करोगे, थोड़ा सा ढंग से दिमाग लगा के समझोगे तो समझ में आएगा। वहां बात ये नहीं कि ओनली हिस्ट्री काम आ रही है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी काम आ रही है। अब अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्लियर नहीं है तो फिर मामला खराब, समझ ही नहीं पा रहे हो। कई बार तो ये होता है कि ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और मेरे चल तो यहाँ कुछ और रहा है, मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या धक्का समझ में आएगा? और क्या धक्का तुम कर लोगे? सरल से सरल क्वेश्चन को तुम टप कह के घोषित करके निकल दोगे। तुम में से कई जो लोग जो है एग्जाम होने के बाद में ऐसे भी आएंगे, देखो सर ये सिलेबस से बाहर था, तो तुम में से दूसरा बंदा बोलेगा अरे बाहर उस टॉपिक पे लिखा हुआ था, वही सोल्व किया था हमने उस दिन। और कुछ बच्चे ये होता है सर उस दिन बोर्ड पे सोल्व किया था, ये बोल रहा है सिलेबस से बाहर। ये पता क्यों? क्योंकि उस भाई साहब की गलती कहाँ है? वो तो थे नहीं क्लास में, उसका तो भाई मुद्दा था जब पढ़ाया जा रहा होता, जब समझाया जा रहा होता, तो हम तो कहीं और थे, हमें क्या पता उस दुनिया का। तो कहने का मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो चलो क्लास का मुद्दा तो खत्म हो गया, राइट, ठीक है। और इससे एक सबसे बड़ी जो बात मैं तुम्हें बताऊं कि ये बात कम से कम वहां नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होनी चाहिए कि तुम काम यहां कर रहे हो, ध्यान कहीं और जा रहा है। इसके लिए क्या करोगे? अगले 2-3 दिन प्रैक्टिस करो। अब जो तुम्हारी समझदारी, इसकी जो बात बोल रहा हूं मैं, अगले 2-3 दिन प्रैक्टिस करो। किस टाइम पर? उसी टाइम पर जिस टाइम पर एग्जाम है। इस दो कारण है, इसके बड़े कारण है। सुबह तुम्हारी एग्जाम शुरू होती है 10 बजे, सुबह 10 से 12:30 एग्जाम है, और दूसरी 1:30 बजे से या 2 बजे से, 2 बजे से होगी शायद, 2 से 6:30। अगले 2-3 दिन के लिए इन दोनों टाइम के अंदर तुम्हारी पलक भी नहीं झपकनी चाहिए। ना तो तुम्हें सोना है उस टाइम पे, ना उस टाइम पे खाना है। टोटल शेड्यूल ही चेंज कर दो, क्योंकि जो हैबिट होती है वो काम आती है। तुम उस दिन यदि नियम अलग बरत लिए और आज नियम तुम्हारे अलग हैं, तो बॉडी उसको एडजस्ट नहीं करती हाथों हाथ, उसको टाइम चाहिए होता है। दिन में सोने की तुम्हारी आदत है तो उसको कैंसिल करो, सोने की आदत तो अभी काम ही नहीं आएगी। ओके, रात को सो, 8 घंटे सो, 10 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 2-4 घंटे, 2-4 दिन जो है शाम को 9 बजे सो जाओ, और जो पड़ता 8 बजे सो जाओ, 9 बजे तो मैंने सो जाओ। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक सो, 5 बजे तक सो, 6 बजे जब आंखें खुले तभी उठो, अलार्म सब भाड़ में जाने दो। सुन रहे हो बात? जम के सो लो। ओके, क्लियर? दिन को नहीं सोना है, लेकिन ओके, दिन में नहीं सोना है। अब देखो दूसरी चीज, एक तो क्योंकि उस टाइम पर यदि आप सो गए तो ये तो नेचुरल अलार्म है, उस समय पर आपको जबकि दिलाएगा, क्योंकि आपको डेली सोने की आदत है, तो ये आएगा। और ये आएगा तो तुम इसके साथ मशक्कत करोगे, तो मशक्कत करोगे तो आधा टाइम उसमें जाएगा तुम्हारा, क्योंकि मशक्कत फिर भी तुम कर लो, फिर भी नेचुरल शेप में नहीं आ देता इसको। नेचुरल शेप जो दिमाग की होती है, जो सुबह सुबह हम पूरे फ्रेश होते हैं और फिर दिमाग लगाते हैं तो बात ही कुछ और होती है, और नींद में उठ के जो दिमाग लगाते हैं तो बात कुछ और होती है। इसलिए हमें उस अवस्था में जाना ही नहीं है। क्लियर? इस बात का ध्यान रखो। दूसरी चीज, और कौन सी चीज जिम्मेदार है? उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम डेली, अब आज से कल से, जैसे आज तो तुम पढ़ ही रहे थे यहां पे, उस टाइम पर बैठकर पेपर सोल्व करो, जैसे उस दिन करने वाले हो। सुन रहे हो क्या? उस दिन करने वाले हो वैसे क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। सेम हैबिट चलनी चाहिए। जो उस दिन तुम मशक्कत कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुम्हारे पुराने किताब सॉल्यूशन देखना चाहते हो, पुराने वीडियो देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इस टाइम पे नहीं देखना है, बाकी टाइम पे देखो सॉल्यूशन तुम्हें देखना है। सुन रहे हो क्या? इस टाइम पर तो क्वेश्चन के साथ मशक्कत ही करो, राइट? और उसी तरीके से कि एक बार पेपर पूरा सामने आ लिया, राइट, मैं तुम्हें पेपर दिला दूंगा, ठीक, पेपर दिला दूंगा, ठीक है, राइट, तो
उन पेपर को लेकर, जैसे आगे तुम्हारे पास 2 दिन 3 दिन है, तुम 3 पेपर लो आराम से, ठीक है, तो 3 पेपर की स्टडी करो आराम से, ठीक है, और क्या करना है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे उसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो ये इसी तरीके से फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, उस तरीके से करना है। ओमार तुम ले जाना यहां से, चाहो तो यहां प्रैक्टिस कराना, यहां से ले जाना, घर पे प्रैक्टिस करना उसकी। क्लियर? ये ओमार का भी रगड़ा रहेगा, बताऊंगा अभी, देखो राइट, हाँ उसका भी रगड़ा रहता है। देखो अब बात को सुनो, क्या ये प्रैक्टिस करनी है, उस टाइम पर तुमने प्रैक्टिस की है तो ये बॉडी हैबिट में आ जाएगी, साहब ये टाइम तो बढ़ाए इसलिए है, दिक्कत नहीं आएगा। और अगले वो चौथे दिन तुम पूरी एनर्जी के साथ बाहर आओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जो नेचुरल क्लाइमेटीज जो है उनसे बचने की जरूरत है, वहां मतलब ये मतलब अनवांटेड चीजें हैं जो कि जिनकी जरूरत ही नहीं फिर भी आती है हमारे ऊपर। अरे क्यों आती है? हमारी आदतों के कारण आती है, राइट। तो इस चीज को हटा देना, ओके, इस तरीके से काम करो। अब ये तो तुम्हारी हैबिट्स थी, पढ़ने की हैबिट, सोने की हैबिट, तुम समझ में आ गए। अब और कौन जिम्मेदार है? अब एक जिम्मेदार है आपका फूड। कौन जिम्मेदार है? फूड, आपका खाना। ये भी आपकी एक्टिवनेस के लिए जिम्मेदार है, राइट। अब फूड में अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि तुम कल से जैसे साहब हल्का खाना, ये खाना, वो खाना ना, ऐसा नियम तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा होता तो पहले से होता, आज से तो नहीं कह सकते। अभी 3-4 दिन ही बचे हैं तो ऐसे नियम हम नहीं अपनाएंगे, नए प्रयोग तो करेंगे ही नहीं। सुन रहे हो क्या? नए प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि प्रयोग का रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है। ओके, तो जैसा खाते आए हो वैसा ही खाओ। एक इतना सा करो, शाम को मात्रा थोड़ी सी कम कर दो, टाइम थोड़ा पहले कर दो। शाम का खाने का टाइम मात्रा थोड़ी सी कम और थोड़ा सा पहले। 8 बजे खाते हो तो उसको 6-7 बजे सल्टा दो, और पहले कर सकते हो तो और अच्छी बात, राइट, क्योंकि उसको डाइजेशन में पूरा टाइम मिल जाएगा उसे, राइट। और सुबह आप एक्टिवनेस आपकी ज्यादा रहेगी, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश हो गए आप, राइट। ये एक तो ये काम फूड का, और दूसरा उसको चबा के खा लो। जो खाते हो वही खाओ, जो पसंद है वही खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसको पानी पानी करके खाओ। ये सौगंध खा के बैठ जाओ, इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोई नया नियम नहीं है, और ये तो नेचर की खुद की आवश्यकता है कि होना तो ऐसे ही चाहिए था। इसका दूसरा फायदा क्या? इसका दूसरा फायदा मेडिटेशन, कि तुम ध्यान रख के खाओगे। 1 ग्लास लो और पूरा ध्यान भाई दांतों पे लगाओ, और जब तक वो पानी नहीं हो जाए देखो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, पूरा छान छान के फिर लेके जाओ अंदर, ठीक है। अपना मतलब सब कुछ छोड़ के कि साहब हम तो है ही खाउड़े, हमारा तो काम ही खाना है, राइट। अब काम क्या है? सिर्फ उनको चबाना है। एक टाइम पर एक काम, यहां हैबिट डालो, बाकी तो आप जितना कर सकते हो करना, ठीक है, बट ये डालना है। इसके 2 फायदे हैं, एक फायदा नहीं आ रहा है, इसके 2 फायदे हैं। खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, बॉडी बिल्कुल फ्री रहेगी, हल्की रहेगी। बॉडी हल्की रहेगी तो एक्टिव ऐसे ज्यादा हो गई। दूसरी चीज, दूसरा फायदा क्या होगा भाई? उससे मेडिटेशन होगा। आप एक टाइम पर एक काम करते हो तो उससे मेडिटेशन का फायदा होता है, तो दिमाग वैसे ही एक्टिव होता है, दिमाग एक जगह ज्यादा आता है। और मुद्दा ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही है, सारा गेम ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही। तो ये सौगंध खा के बैठ जाओ, सुबह शाम जो खाना खा रहे हो, राइट, ठीक है, वो तुम्हें पानी कर करके खाना है, और दुनिया से अलग होके अकेले बैठ के खाओ, किसी से बातचीत नहीं करना है, कोई मोबाइल नहीं देखना है, वो सारी चीजें, राइट। अलग बैठ के खाओ कि जैसे कि तुम बस महान लड्डू खा रहे हो, ऐसी कोई चीज खा रहे हो कि साहब दूसरों को देखते ही तो बस नजर लग जाएगी। इस प्रकार का प्रयोग करो तुम लोग, ओके। ये कहानी है। अब ये शाम का खाना रहा, राइट। शाम का खाने के बाद में सुबह का खाना, वो भी उसी समय खाना है जो जिस दिन खाएंगे, राइट। 10:30 बजे से आपके एग्जाम है, आप 8 बजे पहले पहले खा लो। सुबह 8 बजे पहले खा लो, और कितना %? मैक्स टू मैक्स 60%। जो सुबह का जो खाना होता है, सुबह का या दोपहर का जो भी है, उसका मैक्स टू मैक्स 60%। 40% तो खाना ही खाना है, 40 to 60% खाना है, वो खाना नहीं खाना। डेली तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए। और तुम जानते हो कि जब तुम 100% जो खाना खाते हो, उसको खाने के बाद में तुम्हें शाम तक भूख नहीं लगती। अरे है कि नहीं है? जब तुम 60% खाओगे तो 100% 4-5 बजे तक तो भूख नहीं लगेगी, और तुम्हें 4-5 बजे तक की जरूरत है। अरे है कि नहीं है?
फिर भी 12 बजे जो एग्जाम, 12:30 बजे जो एग्जाम छूटेगा उसके जस्ट बाद में जूस वगैरह पी लेना, राइट। साधारणतः केले का जूस पीना जो तुम्हें अच्छा देगा, और चाहो तो पपीता का भी पी सकते हो, लेकिन पपीता का तो सेक के चक्कर में लफड़ा ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो जूस कोई ओरिजिनल मिले तो वो ले लेना, नहीं तो फिर घर से पपीता काट के ले जाना। पपीता, केले ले जाना साबुत, पके हुए, कच्चे केले मत खाना, और एक आध इलायची ले जाना साथ में। अरे केला खाने के बाद में इलायची खाने से वो केला प्रॉब्लम नहीं करता, पानी हो जाता है। केला और इलायची में जन्मजात दुश्मनी है, राइट। बाहर भी तुम केले के संपर्क में इलायची रख दो ना, केला पानी पानी हो जाता है, ये कहानी उसकी। तो केला खाने के बाद में इलायची खा जाओ, जल्दी डाइजेस्ट होता है, ये नियम है, अच्छा नियम, ओके। तो समझ रहे हो बात, ठीक है। तो फ्रूट्स वगैरह तुम लोग इस पर, हाँ, फ्रूट्स में आप केला, पपीता और चीकू, राइट, ठीक है, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आप एडिशनल ऐड कर लो शाम के टाइम पर, खाने के बाद, खाने के साथ या पहले, जो भी है कर लो, अच्छी चीज है, काम आएंगी। पपीता एक ऐसा फ्रूट है कि बॉडी के साथ साथ दिमाग को भी हल्का करता है, फेस करता है, एवरी टाइप से फेस करता है, राइट, ओके। ये कहानी, कुछ को यदि गर्मी की प्रॉब्लम हो, बेचैनी हो, तो उस समय थोड़ा पपीता मना किया जाता है, राइट, ठीक है, बाकी नहीं किया जाता, बाकी सब सही है। पपीता को अपने शाम की शाम फूड में ऐड कर लो, ठीक। इस मूल मंत्र को स्पष्ट याद रखो, खूब काम आएगा। खाने को चबा चबा खाओ, सुबह आप 8 बजे पहले खा लो, क्यों? क्योंकि उसका जो नशा होना है या जो भी होना है वो घंटे 2 घंटे में होके खत्म हो लेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ओके। और 8 बजे से पहले घर से निकलोगे नहीं, उस समय खा के निकल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जयपुर में हो तो 2 घंटे में कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई ज्यादा टेंशन का मुद्दा भी नहीं है कि उस दिन कोई ज्यादा टेंशन में आ जाओ या और आ जाओ, एग्जाम छूट जाएगी, ये छूट जाएगी ना, ऐसे घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी एग्जाम नहीं छूटती, ओके। फिर भी किसी के साथ इमरजेंसी हो, ठीक है, तो बता देना, इमरजेंसी सॉल्यूशन भी करेंगे, राइट। किसी के एग्जामिनेशन सेंटर पे वहां कोई दिक्कत हो या कुछ और हो तो बता देना, क्लियर, ओके। लेकिन समय रहते बताना, राइट, हाँ बिल्कुल बताना, सॉल्यूशन हो, समय निकलने के बाद तो कोई क्या कर लेगा, ठीक है, हो जाएगी व्यवस्था जो भी है ना, ठीक। अब हम कहां थे, फूड की बात कर रहे थे, फूड की बात हमने कर ली, फूड की बात हो गई, समझदारी की बात कर ली कि इसको हमें इस प्रकार से रखना है। अब दूसरी चीज, इसके लिए भी तो कुछ कर लो डायरेक्टली, किसके लिए? अपने मस्तिष्क के लिए। इसके लिए क्या है? इसके लिए मेडिटेशन है, इनके लिए इलाज मेडिटेशन। ये सीधे सीधे नहीं मान रहे तो मेडिटेशन से मानेंगे। मेडिटेशन कौन से वाला तरीका? वो जो पूरा A to Z, पहले तो बॉडी को फ्री छोड़ो, फ्री छोड़ने के बाद बॉडी से बाहर निकल जाओ, और बॉडी से बाहर निकलने के बाद में रिवर्स काउंटिंग करो। वो तुम्हारे पास पहले भी पड़ा है और यूट्यूब पे पड़ा है, तुम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, ऑडियो पड़ा होगा, नहीं तो वो जो योग दिवस वाला है उसमें फर्स्ट में वही दिया हुआ है, फर्स्ट वाले 2-4-10-5 मिनट में वही दिया हुआ है, तो उसमें वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। और तुम चाहोगे उसको सर को बोल देना, वो काट के दोबारा शेयर कर देंगे तुम्हें अलग से, ठीक है, अलग डाल देंगे। वो बेस्ट मेथड है। उसमें क्या होता है कि जैसे कई बार हमारे को याद हो जाता है वो, और हम जब खुद करते हैं उसको तो हमारे साथ दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं, स्टेप ही भूल जाते हैं, और कईयों को तो बीच में नींद आ जाती है, तो फिर वो ढंग से हो नहीं पाता। इसलिए पहले एक बार उसको बैठ के करो, पहली बात तो। और दूसरा, तुम्हारे पास, तुम आधुनिक लोगों को मोबाइल वगैरह है तो कानों में वो लगा के, देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सुनो, उससे देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सुनो, जैसे जैसे बताया जाता है उसको फॉलो करो। जैसे यहाँ क्लास में तुम्हारे लिए करवाया गया, तुम फॉलो करते हो, तो उससे ज्यादा अच्छा फायदा होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास टेंशन नहीं होती। अब तुम खुद करोगे तो अगली स्टेप क्या है वो तुम सोचोगे तो सही, तुम खुद अपने आप को याद दिलाओगे, ये फ्री करो, ये फ्री करो, ये फ्री करो, तो अगली स्टेप क्या फ्री करना है तुम खुद सोच रहे हो ना, राइट। इसका मतलब दिमाग 100% शांत नहीं हो रहा, तुम्हें अलग से एक दूसरा काम और दे रखा है, एक टाइम पे एक नहीं है। अब कोई दूसरा बंदा बोल रहा है, तुम्हें टेंशन नहीं है, अब तुम तो उसको फ्री छोड़ने में लगे हुए हो, राइट। इसलिए वो वॉइस बहुत काम की होती है, इसलिए उसी को फॉलो करना चाहिए, राइट, ठीक है। याद हो तो, मैं खुद उसको फॉलो करता हूं, मेरे को खुद जानता है, मेरी वॉइस है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी जब यूज करता हूं तो मैं उसको फॉलो, क्योंकि उसमें फिर टेंशन नहीं होती।
हमें कुछ करना ही नहीं है, कोई कह रहा है वैसा करना है बस, तो 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है उससे। क्लियर? वो काम करना है, वो शाम को तो शाम को करना ही करना है, सुबह भी करो, शाम को सोते समय, सुबह उठते समय, दोनों टाइम बेस्ट टाइम होता है। शाम को सोते समय इसलिए कि जब सोओगे तो पूरा नींद जो है वो मेडिटेशन में गुजरेगी, मस्त मजा आएगा, कोई इश्यू नहीं है, राइट? नए विचार आएंगे। होता ना कई बार हम कुछ विचारों से हम जो है थोड़े से खिन्न खिन्न रहते हैं, कोई रहते हैं। मैं कह रहा हूं आप 2 दिन मेडिटेशन करो, तुम्हें पता लगेगा दुनिया कुछ और है, राइट? फिर जैसे कोई व्यक्ति 2 दिन पहले से किसी से परेशान है कि यार वो परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, 2 दिन 3 दिन मेडिटेशन करो, उसके बाद में पता लगेगा अच्छा परेशान कर रहा है, देखते हैं इसका क्या इलाज। फिर वो उस प्रकार की बात करेगा, सुन रहे बात, सॉल्यूशन की बात करेगा, वो कॉन्फिडेंस से बात करेगा, ऑटो कॉन्फिडेंस आता है। भाई ये जो चीजें हैं, समझदारी तुम बरतोगे वो तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं नेचुरल जो तुम्हें हेल्प कर सकती हैं, तुम्हें उस सिचुएशन में जाना नहीं। एक तो व्यक्ति होता है कि 2 मिनट बाद में खुद सोच कर मोटिवेट होता है, एक होता है कि 1-2 सेकंड में मोटिवेट हो जाता है, 2 सेकंड में उसको सही बात है। अब जो इतना सारा नॉलेज है ये याद कौन दिलाएगा? ये मेडिटेशन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा वो तुम्हें याद दिलाएगा कि यार इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। गेटिंग पॉइंट? वो बड़ी बात है। तो मेडिटेशन तो सबसे मूल काम ही यही है। और तुम ध्यान रखना, वो यदि तुम अगले 2-3 दिन तक इस बात को फॉलो कर लिया तुम लोगों ने, मेडिटेट रहे कंप्लीटली, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारा रिजल्ट डबल होने से कोई नहीं रोक सकता तुम, क्योंकि गेम ही यही है। जो क्वेश्चन 5 सेकंड में समझ में आएगा ना, वो 2 सेकंड में समझ में आएगा उससे, क्योंकि इसके लिए मेन दवाई भी वो है, इसका रोग भी यही है। इसका जो रोग ग्रसित है ना, वो इसी कारण से ग्रसित है कि ये रुकता नहीं है एक जगह पे, ये रुकता नहीं, इसीलिए समस्या है। रुकने लग जाएगा तो सारी समस्या सोल्व हो जाएगी। इसलिए तुम 2-3 दिन सौगंध खा के काम कर लो, मेडिटेट 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 और मेडिटेट, बस और कुछ नहीं। दोपहर में उस 12:30 वाले टाइम में एक आध ग्लास जूस पियो, वहां सेंटर के बाहर कोई पार्क होगा, गार्डन होगा, कहीं पर भी बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो आराम से बैठो, कोई किसी की टेंशन नहीं, कोई क्या कहेगा। आराम से बैठो और आंख बंद करो, पूरा फ्री छोड़ के रिवर्स काउंटिंग करो, कोई बुराई नहीं। और यहां तक कि यह तो करोगे कि उस समय को पढ़ने वाला कोई मैटर नहीं, तुम तो मेडिटेशन करना। तुम चाहो नहीं उस समय तुम पढ़ो, ये आ जाएगा, ये मत करना तुम लोग। तुम तो मेडिटेशन करना ताकि तुम्हारी याद रखने की क्षमता उस समय जबर आ जाएगी। क्योंकि तुम जैसे मेडिटेशन करते हो तो हाथों हाथ फायदा ज्यादा होता है, वो फायदा फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। अरे है कि नहीं है? तो वो तो है ही है, ठीक है। तुम तो इस ब्रेक में करना, खूब करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे साथ, ठीक है। वो जूस वगैरह हल्का फुल्का नाश्ता करने के जस्ट बाद में आराम से फ्री बैठो, मतलब कुछ लफड़ा है ही नहीं, सहज होती है चीजें। सहज भाव का मतलब होता है कोई परेशानी है ही नहीं। अरे कोई काम हो तो करे ना, काम तो है ही नहीं। वो तो मेडिटेशन कोई काम थोड़ी है, कुछ भी ना करने का नाम ही तो काम है, वो मेडिटेशन है। कुछ भी नहीं करना होता उसमें, तो फ्री छोड़ दो, बाहर आ जाओ, बाहर आके उल्टी गिनती गिन रहे हैं, बात खत्म, फ्री छोड़ो। फ्री छोड़ते ही पूरा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। इसके अंदर इतनी सारी ताकत है, इंसान को पता नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। और पता हो तो उसको शक्तिमान बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो शक्तिमान तुम्हारे लिए काल्पनिक कहानी है, बट वो वास्तव में हो तो सकता है। ऐसी चीज तो पॉसिबल है। भगवान ने इतना सब कुछ देख के तो भेजा है, इसमें कोई दो राय नहीं। गेटिंग द पॉइंट? ये आपका मेडिटेशन, ये आपका सिद्धांत बहुत काम की चीज है, इस प्रकार से यूज करो। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गए, अब साहब बोले अगले 15 मिनट बाद में पेपर मिलने वाला है, टाइम है तो वहां मेडिटेशन कर लो ना। कौन मना कर रहा है? कम से कम उल्टी गिनती तो गिनी लो। अरे बॉडी पूरी फ्री ना छोड़ो, उल्टी गिनती तो गिनी लो। तुम्हारा जा क्या रहा है? बगैर मतलब भाई फ्री भी बैठोगे, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचोगे, इससे अच्छा मेडिटेशन करो, राइट? वो काम करो, कौन दिक्कत है? और दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखना, मेडिटेशन करने से इसका कोई एक कारण नहीं है कि जो तुमने अनुभव किया वो तो है ही, इसके और भी कई कारण हैं। मेडिटेशन एक मूल अवस्था है, ध्यान एक मूल अवस्था है व्यक्ति की। और ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इस प्रकृति का पार्ट है।
और इस ध्यान से व्यक्ति इस प्रकृति के साथ में जुड़ जाता है। अब जो जिसकी होती है वो उसको हेल्प करती है। तू विदेश में चले जा, तेरे को ये मिलेगा तो तू उसकी हेल्प करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और यदि तू उसको पहचानेगा ही नहीं तो कौन हेल्प करेगा? इसलिए कह रहा हूं उस ध्यान से, आसन प्राणायाम इन सब से व्यक्ति नेचर से जुड़ता है। फिर नेचर की हवा पानी सब तुम्हें अच्छी लगने लग जाती है। जो पानी किसी को टेस्ट नहीं आए ना, उसको बोलो तुम मेडिटेशन कर, ध्यान कर, सब अच्छा लगने लग जाएगा। एक टाइम पर एक काम कर, सब अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। किसी को खाने में कभी टेस्ट नहीं आए ना, खाने को चबा चबा खाओ, अच्छा लगने लग जाएगा, टेस्ट आ जाएगा उसका। अरे टेस्ट कहां चला गया? टेस्ट का ध्यान, उस पर ध्यान नहीं था इसलिए टेस्ट हट गया था। तुम ध्यान लेके आओ, टेस्ट आएगा वापस। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपको नेचुरल जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको सपोर्ट करती है। सूर्य की किरणों से आप लाभान्वित होना चाहते हो तो मेडिटेशन के बाद में होता है, मेडिटेशन के साथ में होता है। ऐसे डायरेक्टली वो विटामिन डी नहीं मिलती तुम्हें। उस नेचर का पार्ट तुम अपने आप को मानते हो तभी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती हो। हवा से तुम हवा ये समझते हो कि हवा तुम्हारी जीवन शक्ति को जो बचाने के लिए है, नहीं, ये तुम्हें कई प्रकार का फूड प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ कई चीज खाते भी हो आप, कई प्रकार की गैस, कई प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं तुम्हारे अंदर भी जाते हैं। कोई एक चीज एक पार्ट नहीं है उसमें। कि साहब ऑक्सीजन जाके ये काम करती है, ऑक्सीजन के साथ भी और भी कई चीजें जो तुम्हें काम आती है। इसलिए कह रहा हूं ध्यान बेस्ट चीज है, राइट? ध्यान तो होना ही चाहिए। अब एक बात जो रुकी थी, इस बात का ध्यान रखना तुम लोग, ओके। अब एक बात कौन सी बची थी लास्ट टाइम? ओमार वाले। ओमार का फंडा ये है कि ऐसे केस हुए हैं कि लोगों ने सॉल्व कर लिया और जब ओमार बढ़ने लगे तब टाइम हो गया। ये कहा जाता है कि ओमार जो है साथ साथ में मत भरो, बात तो सही है। सुन रहे हो बात तो सही है कि साथ साथ मत भरो, क्योंकि एक क्वेश्चन लोगों को जाओगे ओमार उठाओगे तो वो टाइम टेक तुम्हारा मैनेज अच्छा नहीं बैठता। ओमार को साइड पर रहने दो। लेकिन अपने वाला सिस्टम कौन सा? फर्स्ट पेज हो जाए, जाओ ओमार भरो पहले, राइट? फिर सेकंड पेज हो जाए, ओमार भरो। फिर भी घड़ी साथ में रखना। अब क्या पता तुम कितना टाइम खाओगे उसमें, वो मेरे पर डिपेंड है। घड़ी सबके पास होनी चाहिए, किसी की दूसरी घड़ी पे विश्वास भी नहीं करना है, तुम्हारे पास घड़ी होनी चाहिए, राइट? नॉर्मल सी घड़ी ले जाना। सुन रहे हो क्या? ओके। और कोई व्यक्ति कहीं एग्जामिनेशन हॉल में यदि ऐसा हो कि घड़ी अलाउ नहीं है, आजकल बहुत सारी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे, बाकी बहुत सारी एग्जाम में आजकल ये दिक्कत करते हैं, ठीक है? तो वहां पे फिर वो सुविधा देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सुविधा देते हैं। वो घड़ी सामने लगी हुई होती है जैसे यहाँ होती है, देते हैं, ठीक है? वो उनकी जिम्मेदारी है, राइट? और नहीं तो बोल देना कि भाई घड़ी सामने रखवा दो, बात खत्म। हाँ बोल सकते हो, यू हैव राइट, ओके। आपके पास घड़ी है और आपकी घड़ी को उतरवाता है, ठीक है, तो उसको वैकल्पिक ऑप्शन देना पड़ेगा, राइट? ये कहानी, ये तो वो कहानी जो आपको पता होनी चाहिए। टाइमिंग के साथ में तो चलना है। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो करे जाओ, उस टाइम को मत देखो, राइट? लेकिन हर 15-20 मिनट में टाइम को देखो कि तुम जा कहां रहे हो, राइट? और लास्ट का जब आधा घंटा बचे तो उस आधे घंटे बचे तब तक के जितने भी क्वेश्चन है उसकी ओमार भर लेना। आगे वाले और क्वेश्चन देखने के बाद और क्वेश्चन बाद में देखना, ओमार पहले भर लेना। क्लियर? अब एक दूसरी बात और, ओमार भरने के लिए मोटा पेन लेके जाओ। यहां पेंसिल का सिस्टम तो है ही नहीं ना, ब्लू वाला सिस्टम है, ब्लैक पेन है। तो ब्लैक पेन भी कई प्रकार के आते हैं। एक तो बहुत छोटे आते हैं, बॉल पेन ही होता है, जेल पेन तो मत ले जाना, जेल पेन से कोई मतलब नहीं, बॉल पेन ही होता है, ठीक है? ये जो तुम्हारे जनरल पेन आते हैं ये होते हैं पेन, है ना, ठीक है? बट इनकी क्या नोक छोटी आती है, तो ये पतला लिखेगा तो गोला काला करने में टाइम लेगा। 100% ये प्रयोग करना, ठीक है? मजा आएगा इससे। तो वहां पे जाना कि मोटे से मोटा चलने वाला पेन दे दे। हाँ, उसकी प्रैक्टिस करना, उसी से प्रैक्टिस करना। और कोई भी पेन पेंसिल वगैरह फ्रेश यूज नहीं होने चाहिए। एक दिन यूज ही होने चाहिए, 10% तो यूज हुए होने चाहिए, कि उसकी रफ्तार खुली हुई होनी चाहिए अच्छी सी, राइट? ये कई फंडे हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, तो इन बातों का तुम ध्यान रखो। बाकी तो तुम महान लोग हो, काम अच्छा से कैसे करोगे, राइट, है ना? हाँ, अब
कल का सिनेरियो बताओ, कल का। हाँ देख लो, कल का देख लो, नहीं तो परसों का देख लेना। तुम एक बार डिसाइड कर लेना आपस में, तुम सब लोग समझदार हो, कब आना चाहते हो बता देना, राइट। क्वेश्चन व्यूश्चन पूछ लेना, कोई बुराई नहीं है ना, ठीक। हाँ नहीं, कल लास्ट भी ना करो, जैसे क्वेश्चन निकाले हुए नहीं है आप लोगों के, तो कल लास्ट ना करके परसों लास्ट कर लो, कल कंप्लीट हॉलीडे ले लो, आप घर पे बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर लो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, एक दिन आपको सिलेबस रिवीजन के लिए तो मिल रहा है, कल कर लो तो रिवीजन, क्या दिक्कत है। देख लो तुम्हारी इच्छा है जो, पहले तो कल डिसाइड करो, कल हाँ कर करोगे क्या, यहाँ पे क्या पूछोगे, हाँ क्वेश्चन क्या पूछोगे वो तैयारी करके जुटा के आओ। यदि लगे कि क्वेश्चन कम है तो फिर परसों का रख लेना, कि आने जाने में फिर टाइम वगैरह मतलब खराब करने की आवश्यकता नहीं है। गेटिंग, ये व्यवस्था लेके चलो आप। हाँ यहाँ तो बैठो ही तो सब कुछ ओपन रहेगा, कोई इश्यू नहीं। आओ बैठो, क्वेश्चन सोल्व करो, पर्टिकुलर भी आ जाना, कोई आसपास भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन पूछो, तमाम क्वेश्चन पूछो। इंग्लिश वाले सर को बुलाना है तो उनका बता देना, तुम आपस में डिस्कस करके एक दिन पहले बता देना। और ऐसा जरूरी नहीं 10-5 लोग साथ में आओ, अलग अलग आ जाना, एक के लिए भी बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए क्या, काम करना है लेकिन अपने, राइट, अच्छे से काम करना है, ठीक। और भाई सबसे पहली बात देखो, हाँ एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो मोटिवेशन तुम्हारे पास बहुत सारा पड़ा है, लेकिन ये शाश्वत सत्य है दुनिया का कि ध्यान हमारा एक टाइम पर एक जगह लगता है। अब भगवान कृष्ण ने ये क्यों कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ये जनरल लोगों को समझ में नहीं आता। बोले साहब फल पे इच्छा नहीं रखे तो काम करे क्यों, राइट। लेकिन बात उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम फल के बारे में सोचो मत, लेकिन जिस समय तुम काम कर रहे हो और उस समय तुम फल के बारे में सोचोगे तो काम कौन करेगा, पहले तो ये बताओ। मेरी बात समझ रहे हो, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो कि बंदा क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और फिर वो देख रहा है यार मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, तो ये क्वेश्चन कौन सोल्व करेगा, वहां जाता है तो देख, मतलब अपने अपने आप को पहचानो, करेगा कौन, आप करोगे ना क्वेश्चन सोल्व, अब वो क्वेश्चन सोल्व होगा तो सिलेक्ट होगा ना। तो इसलिए कर्म का ही अधिकार है, फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। फल तो स्वतः मिलेगा, कब, जब कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इसलिए ध्यान कर्म पे आना चाहिए, फल पे नहीं जाना चाहिए, राइट। और फिर दूसरी चीज और होती है क्या, दुनिया में सिलेक्शन और रिजेक्शन जो होता है ना, वो व्यक्ति का पर्सनल होता है। सिलेक्शन और रिजेक्शन व्यक्ति का पर्सनल होता है। आप सेलेक्ट होंगे या आप रिजेक्ट होंगे, आप डिसाइड करते हो। सुन रहे, सेलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे ये आप डिसाइड करते हो, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करता। और कभी भी एग्जाम देने का मतलब सिलेक्शन रिजेक्शन नहीं होता। एग्जाम देने का मतलब अपने आप को परखना होता है कि मैं कितना हूं और कितना और चाहिए। सिर्फ एक टेस्ट होता है, ये क्या है, ये टेस्ट। आपको कोई दूसरा भी टेस्ट कर रहा है और आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, राइट। एक किसी एग्जाम में सेलेक्ट होना और रिजेक्ट होना, लाइफ में सेलेक्ट और रिजेक्शन नहीं होता कभी भी। आपको काम तो ये सारा करना है, आपके लिए उपयोगी तो है, बट सिर्फ यही लाइफ नहीं है। लाइफ तो बहुत बड़ी चीज है और तुम्हारा यही उद्देश्य नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एनडीए में सिलेक्ट होना है। अभी तो लाइफ में एक लेवल पे पहुंचना है। एनडीए में सिलेक्शन तो एक आपका माध्यम है, क्या है, माध्यम है जिस रास्ते पे आपको जाना है। और जब भारत के नागरिक हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर से कम तो सोचे भी क्यों, सिंपल सी बात। पता है विडंबना क्या है, व्यक्ति छोटा सोचता है। विडंबना क्या है, छोटा सोचता है, अधूरा सोचता है कि मुझे इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है, या यार मैं चपड़ासी तो बन जाऊं एक बार। ये जो छोटी सोच है ना, ये मरवाती है इंसान को। तो छोटी सोच तो कभी रखनी ही नहीं चाहिए। बता रहा हूं ना, तुमने कुछ काम करने की सोची है तो प्राइम मिनिस्टर से कम तो सोचा ही नहीं, और अब काम कर रहे हैं। तो रास्ते में एक स्टेप है आपके लिए, ये तो पहला स्टेप तुम्हारे पास है, राइट।
इसमें सिलेक्शन रिजेक्शन तुम्हारी लाइफ का सिलेक्शन रिजेक्शन नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए क्रैक नहीं कर पाए, आपको पता है। सचिन तेंदुलकर नहीं कर पाया, अमिताभ बच्चन नहीं कर पाया, लेकिन क्या तुम लोग आज उनको जानते नहीं? जानते हो ना, अच्छे लेवल पे जानते हो। बोलो, तो कोई महान बनने का एक ही तरीका थोड़ी है, और भी तो 1000 तरीके हैं महान बनने के, तो वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी पता है क्या हुआ? क्या है हुआ? यह है कि उन्होंने अपने आप को ढीला नहीं छोड़ा। वो एक जगह रिजेक्ट हुए, दूसरे में लगे, दूसरे में हुए, तीसरे में लगे। कंटिन्यूसली काम करने का फायदा तो मिलता ही है। आज तुम पढ़ चुके हो, ये जो नॉलेज तुम्हारे पास आ चुका है, तो क्या ओनली एनडीए में काम आएगा? क्या भैया, लाइफ में काम आएगा। तो तुम्हारे पास जो पूंजी है, वो कल को वो रिजल्ट नहीं है कि ये तुम एनडीए पास कर चुके हो, इस परसेंट से पास कर चुके हो। वो रिजल्ट तुम्हारा जो पूंजी नहीं है, तुम्हारी पूंजी ये कि तुम्हारे मस्तिष्क में क्या आ चुका है, क्या तुम जान चुके हो। कभी भी टेंशन लेनी है तो इस बात से लेनी है कि तुम्हारे मस्तिष्क में क्या आ गया और क्या बकाया रह गया। तुम कहीं सेलेक्ट हुए या नहीं हुए ये मैटर नहीं करता। सिलेक्शन रिजेक्शन बता रहा हूं, कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, किसी एक फैक्टर पे तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड थोड़ी करता है। मैंने इतने सारे फैक्टर बताए यहां पे, ध्यान से समझ लो। किसी तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता कि तुमने पढ़ा नहीं था, तुम बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी मान लेगा पढ़ाई नहीं करता है ना, कई कारण है उसके, राइट। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? काम करना। कल क्या रिजल्ट होना है हम नहीं जानते, इस बात का ध्यान रखो। ये काम नेचर पे छोड़ो, और ये वास्तविकता है, ये काम नेचर का ही है, आपका नहीं है। नेचर का समझ लो, भगवान का समझ लो, ये आपका नहीं है, रियलिटी है ये। आपका काम तो वास्तव में ये है। बट वही स्टडी ये भी कहती है कि जिसने कर्म किया उसको फल तो मिला ही है, आज तक कभी बैक नहीं गया, ये भी शाश्वत सत्य है। लेकिन जिसने रिजल्ट पे ध्यान रखा उसको कभी रिजल्ट नहीं मिला, जिसने कर्म पे ध्यान रखा उसी को ही कर्म, वो आपको रिजल्ट मिला है। ये प्रैक्टिकली साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है। ये सीधा सीधा प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करता है कि कर्म पे ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? इसलिए तुम्हें इतने सारे काम बता दिए गए हैं, आप इन सब काम को करो, राइट। और एग्जाम सिर्फ इसलिए देने चले जाओ कि मैं कह रहा हूं कि जाओ, तुम्हें कल जाके ये सारे काम करना है, नथिंग एल्स। इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ना सिलेक्शन तुम्हारा है ना रिजेक्शन तुम्हारा है। गेटिंग द पॉइंट? तुम्हें आज काम बताए गए हैं कि आज तक तुमने जो कुछ सीख लिया है, राइट, उसको इस तरीके से तुम काम करके आ जाओ। तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, और सोचकर तुम कुछ कर भी नहीं सकते। गेटिंग द पॉइंट? दोनों चीजें। इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर? ये कहानी। ओके।